अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाज़िया और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वह थियरीज़ फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब है कि लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई और इमर्ज हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। Two opposing scientific theories that existed on this complex subject for a long time were the so-called intelligent design and creationism. इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है ये एक सूडो साइंटिफिक सेट ऑफ बिलीव्स है जो कि इस आइडिया पर बेस करती है कि लाइफ बहुत ही कम्प्लेक्स है और ये जो है इसे किसी एक सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया है या गॉड ने, और इसे साइंटिफिक थेरीज ऑफ एवोल्यूशन जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिग बैंग थेरी भी हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। द थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सबसे पहले हम थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डिस्कस करेंगे। थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थेरी है वर्ल्ड में, और इस थेरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो लाइफ है ये क्रिएट की गई या एग्जिस्ट करती है या फिर किसी क्रिएटर ने या गॉड ने या सुपर नेचुरल पावर ने इसको क्रिएट किया है। इसके 3 मेन पास्टुलेट हैं। सबसे पहला पास्टुलेट हम देखते हैं कि जितने भी डिफरेंट काइंड्स की लाइफ है जिनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं, इनको सेम टाइम पर क्रिएट किया गया और इनमें थोड़े अरसे के बाद कोई भी चेंज नहीं था, ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दूसरा पास्टुलेट हमें ये बताता है कि इनको सेम फॉर्म में क्रिएट किया गया, कि जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती थी उसी फॉर्म में इनको क्रिएट किया गया और इनमें कोई चेंज नहीं आया। तीसरा पास्टुलेट हमें ये बताता है कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ और जो ऑर्गन्स हैं इनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया ताकि जो एनवायरमेंटल नीड्स हैं उनके मुताबिक ये अपने आप को अडेप्ट कर सकें, और उनके ऑर्गन्स को भी इस तरह मॉडिफाइड किया गया। जीन बप्टिस्ट लेमार्क, चार्ल्स बी थैंक्सटॉन, इन्होंने अपने व्यूज़ दिए। जीन बप्टिस्ट लेमार्क जो कि एक एवोल्यूशनिस्ट था, इसने डिज़ाइन आर्गूमेंट, कैटास्ट्रोफिज्म और आइडियल टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट दिए। डिज़ाइन आर्गूमेंट क्या थी कि ये इसमें ज़्यादातर ये कहा गया था कि जो लाइफ है एग्जिस्ट करती है, या फिर इस पर जो आर्गूमेंट की गई थी कि गॉड की एग्जिस्टेंस पर आर्गूमेंट की गई थी। नेक्स्ट है इसमें कैटास्ट्रोफिज्म ये वो थेरी है या कि अर्थ जो थी वो कैसे क्रिएट हुई सडन शॉर्ट लिव्ड चेंजेस से। और आइडियल टाइप में ये बताया गया है, ये कॉमन मेंटल कंसेप्ट है सोशल साइंसेस में, और इसे डिराइव्ड किया जा चुका है ऑब्जर्वेबल रियलिटी की बेस पर, और ये आइडियल नहीं है इस सेंस में कि ये एलिमेंटल है और ना ही ये एवरेज है। नेक्स्ट जो चार्ल्स बी थैंक्सटॉन ने हमें ये बताया, उसने ये कहा कि जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन के बारे में उसने अपने व्यूज़ दिए कि जो लाइफ है यानी कि ये एक सूडो साइंटिफिक सेट ऑफ बिलीव्स है, ये इस नेशन पर बेस करती है कि जो लाइफ है ये बहुत ही कम्प्लेक्स है और इसे साइंटिफिक थेरीज ऑफ एवोल्यूशन जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ये एक सुपर नेचुरल पावर या किसी गॉड ने क्रिएट की है। ए बायोजेनेसिस थेरी। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो लाइफ थी ये नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई थी। ए बायोजेनेसिस और द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ द नेचुरल प्रोसेस बाय विच लाइफ हैज़ अराइजन फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर सच एज सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए बायोजेनेसिस या ओरिजिन ऑफ लाइफ का ये मतलब है कि जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो लाइफ थी ये नॉन लिविंग थिंग से या फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से अराइज हुई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर थेरीज दी। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स थी ये नॉन लिविंग थिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में बदल जाती हैं। इस थेरी को उन्होंने ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा, जो कि 17वीं सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही और इसे एक्सेप्ट किया गया। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि रोटिंग मीट विल इवेंचुअली टर्न इनटू मैगॉट्स, कि जो गला सड़ा मीट होता है वो मैगॉट्स यानी कि मक्खियों वगैरह में ये बदल जाता है।
मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट्स। मिलर ने एक अपरेटस को सेट किया कि वो एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। इसके लिए उसने एक 5 लीटर ग्लास फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को सील किया और एक दूसरी फ्लास्क जो कि 500 ml फ्लास्क थी जो कि वाटर से हाफ फिल थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। फिर मिलर जो था उसने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए जो कि बाद में एक दूसरी लार्जर फ्लास्क जिसमें केमिकल्स थे उसमें उसने एक मिनी प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल शॉक्स थे दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जनरेट हुए ताकि वो लाइट को स्टिमुलेट कर सके। बाद में जो एटमॉस्फेयर था उसे कूल डाउन कर लिया गया और जो वेपर्स थे वो वाटर में कंडेंस्ड बैक हो गए। ये अपरेटस दिखाया गया हुआ है, एक फ्लास्क है जिसमें उसने हाइड्रोजन, अमोनिया वगैरह को ट्रैप किया और एक 500 ml फ्लास्क जिससे जो कि हाफ फिल्ड है वाटर से। तो इससे क्या हुआ कि केमिकल्स वाली फ्लास्क में मिनी प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था वो जनरेट हुआ। फिर वाटर वेपर्स को कंडेंस किया गया, वो कंडेंस हुए लिक्विड में बैक और इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो थे वो जनरेट हुए। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को रेडी एक्सपेरिमेंट। रेडी जो था उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो डेड मैगोट्स और फ्लाइज़ हैं ये न्यू फ्लाइज़ को जनरेट नहीं कर सकते जब उन्हें रोटिंग मीट को एक सील्ड जार में रखा जाए। जबकि उसने ये इस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर दिया कि जो नॉन लिविंग थिंग से लाइफ जनरेट होती है। उसने ये कहा कि जो लाइफ है वो नेसेसरी है लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए। बायोजेनेसिस थ्योरी ए बायोजेनेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। बायोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्सेप्चुअली बायोजेनेसिस इज समटाइम्स attributed to Louis Pasteur and encompasses the belief that complex living things come only from the other living things by means of reproduction। बायोजेनेसिस हमें ये बताती है कि इसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। लुइस पास्टर ने हमें ये बताया कि लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स जो हैं जनरेट होती हैं रिप्रोडक्शन के ज़रिए। और पास्टर जो था उसने क्लेम किया विचोर्स डॉक्ट्राइन ओमनिस सेलुला सेलुला के जितने भी सेल्स हैं वो सेल से ही डिराइव्ड होते हैं। उसने ये बात जो थी रॉबर्ट रेमार के वर्क से जानी। लज़ारो स्पलांज़ानी एक्सपेरिमेंट। 1768 में लज़ारो स्पलांज़ानी जो था उसने माइक्रोस्कोपिक बायोजेनेसिस को सस्पेक्ट किया एंड वांटेड टू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। ही बॉइल्ड मीट ब्रॉथ इन अ सील्ड कंटेनर टू अवॉइड कंटेमिनेशन। उसने मीट के जो कुछ पीसीज लिए उसको उसने एक सील्ड कंटेनर में बॉईल किया ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। However, he was faced with the problem upon heating a sealed container। जब उसने सील्ड कंटेनर को हीट करना शुरू किया तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस आई। द एयर इनसाइड वुड एक्सपैंड मैसिवली एंड वुड शैटर द ग्लास ऑफ द कंटेनर। कि जो एयर थी अंदर की तरफ वो फैलती रही बुरी तरह से और इससे क्या हुआ कि जो ग्लास था उसे ये शैटर कर रही थी, कंटेनर के ग्लास को शैटर कर रही थी। He solved this problem by drying out all the air in the container after sealing it। उसने क्या किया कि जब कंटेनर को सील किया तो उससे पहले सबसे हवा निकाल ली जो भी अंदर थी। After experiment with this manner, he achieved his desired results of a broth that had not clouded with bacterial growth। उसने इस तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को पा लिया कि जो क्लाउड नहीं बने बैक्टीरियल ग्रोथ के। तो जब उसने अपनी इस थ्योरी को परफॉर्म किया। However, his interference was countered by critics who asserted that air was indispensable to spot life. Therefore, the lack of bacterial growth should be attributed by the lack of air, rather than the fact that the bacteria spread through contamination. Palmer's thesis was relatively unchallenged। फ्लास्क ली, ये दोनों में ग्रेवी को उसने बॉइल्ड किया। पहली जो है पिक उसमें उसने ग्रेवी को बॉइल्ड किया और दोनों फ्लास्क जो थी वो सील्ड थी। अब दूसरी वाली पिक्चर में एक फ्लास्क को उसने सील्ड रहने दिया, एक को ओपन रहने दिया।
जो फ्लास्क सील्ड थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं थे, और जो फ्लास्क ओपन थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट थे। अब हम देखेंगे डिफरेंस ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में। ए बायोजेनेसिस रेफर्स टू अ थ्योरी ऑन द रीजन ऑफ लाइफ डिस्क्राइबिंग दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक और इनएनिमेट सब्सटेंसेस। कि ए बायोजेनेसिस वो थ्योरी है कि जो लाइफ है ये हमें बताती है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई इनएनिमेट सब्सटेंसेस के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे, या फिर इनऑर्गेनिक मैटर से। बायोजेनेसिस रेफर्स टू द थ्योरी ऑन द रीजन ऑफ लाइफ डिस्क्राइबिंग दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर। बायोजेनेसिस हमें ये बताती है कि जो लाइफ थी ओरिजिनेट हुई जो कि पहले ऑर्गेनिक मैटर था उसी से ही ओरिजिनेट हुई, लिविंग थिंग्स से ही जनरेट हुई। ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो थी प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर ओपेरिन, स्टेनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। और जो बायोजेनेसिस थ्योरी थी ये प्रपोज की गई थियोडोर शवान, मैथियस शील्डिन एंड रुडोल्फ विर्चो। A biogenesis states that the life on earth is originated from non-living compounds के जो लाइफ थी अर्थ पर ये नॉन लिविंग कंपाउंड से ओरिजिनेट हुई। Biogenesis theory states that the life on earth is originated from the pre-existing living forms. जो ए बायोजेनेसिस थेरी थी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं की गई थी, जबकि जो बायोजेनेसिस थेरी थी इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड नेशनल थॉट्स, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड मटेरियल एविडेंसेस। नेक्स्ट है पैंसपर्मिया थ्योरी। पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि जो लाइफ थे, लाइफ के सीड्स थे वो हर जगह यूनिवर्स में प्रेजेंट थे और ये किसी दूसरी जगह से आए थे, ये स्पेस से आए थे। हाउ डिड दीज सीड्स और माइक्रोब्स गेट हेयर? प्रपोज्ड ट्रांसपोर्ट मेथड्स इंक्लूड मेटेरोइड्स, कॉमेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। द ग्रीक फिलोसोफर Anaxagoras asserted that the seeds of life are present everywhere in the universe. ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस जो था उसने हमें ये बताया कि जो लाइफ के सीड थे ये हर जगह यूनिवर्स में पाए जाते थे। ही कॉइन्ड द टर्म पैंसपर्मिया टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एज लाइफ ट्रैवलिंग बिटवीन प्लैनेट्स एंड सीड। इसने जो था टर्म पैंसपर्मिया को कॉइन किया और ये बताया कि जो लाइफ थी ये ट्रैवल करती थी प्लैनेट्स के दरमियान सीड के तौर पर। द अदर ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सिमेंडर एंड थेल्स मेंशन फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ पैंसपर्मिया थ्योरी। थेल्स और एनाक्सिमेंडर जो थे इन्होंने हमें पैंसपर्मिया थ्योरी के फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताए। मैनी फेमस 19th सेंचुरी साइंटिस्ट आल्सो रोट अबाउट दिस सेंचुरी। 19वीं सदी के बहुत सारे मशहूर साइंसदानों ने भी इस थ्योरी के बारे में लिखा। अमंग अदर्स स्वांति आर्हेनियस posited that microscopic scores are transferred through the interplanetary space by the means of radiation pressure from the sun. स्वांति आर्हेनियस ने हमें ये बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर थे ये ट्रांसफ़र हुए इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जो कि सन से रेडिएशन आती थी उनके ज़रिए। नेक्स्ट है कि इन द मॉडर्न फार्मूलेशन देयर आर 3 स्टेजेस इन्विजन इन दिस हाइपोथेसिस। 3 स्टेजेस को इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, एक एस्केप, दूसरा ट्रांजिट और थर्ड वन है लैंडिंग। एस्केप के ये प्लैनेट से सीड्स जो थे किस तरह एस्केप हुए, ट्रांजिट के ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस के दरमियान किस तरह ट्रांसफॉर्म हुए, और लैंडिंग के एक ऑन अ रेसिपिएंट प्लैनेट के एक जो जिस प्लैनेट पर ये पहुँचे तो ये किस तरह पहुँचे, इनकी लैंडिंग किस तरह से हुई। Each stage has since been investigated, leading some credence to the hypothesis. For example, the possibility of microbial spore escaping a planet has been spotted by the capture of radio transistor microbes from the high altitudes on Earth. कहते हैं कि जो माइक्रोबियल स्पोर थे जो कि एक प्लैनेट से एस्केप हुए वो किस वजह से हुए कि जो रेडियो रेजिस्टेंट माइक्रोब्स थे हाई एल्टीट्यूड्स पर उन्होंने इसको कैप्चर किया। From the space experiment conducted in Earth orbits and on the International Space Stations, microbes have been found to survive at low Earth orbits. कहते जो माइक्रोब्स थे ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में सर्वाइव करते थे क्योंकि इन्हें यूवी रेडिएशन से, इंटेंस सोलर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती थी, which could well be available for the spores embedded within meteoroids.
Heating up in the atmosphere due to the friction is the main problem during the re-entry to the planet within the atmosphere. जब इन सीड्स ने दोबारा एटमॉस्फेयर में री एंटर होना था तो हीटिंग अप यानी कि हीट बहुत ज़्यादा मसला इनके लिए बनी. However, because the time spent under intense friction is generally in the order only a few tens of second, the amount of heat generated may not be sufficient to kill large spores. कहते हैं इनके टाइम पीरियड में अमाउंट ऑफ हीट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इनको इन स्पोर्स को किल कर सके, स्पेशली फीचिंग अ राइड विद इन मैटेरियल्स. Panspermia hypothesis has been modified and reviewed since its original purpose has been a new perspective to the exploration on Mars or the icy moons of Jupiter and Saturn. के पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस जो थी इसको मॉडिफाई किया गया, रिव्यूड किया गया इसके ओरिजिनल पर्पस के लिए. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन. बहुत सारे मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए. द फर्स्ट मॉडर्न मॉडल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड इन द 1923 इंडिपेंडेंटली बाय द रशियन बायोकेमिस्ट A.I. Oparin and later spotted by the British evolutionary biologist J.B.S. Haldane in 1928. Oparin and Haldane theory is known as the biochemical theory for the origin of life. Chemical evolution of life ये हमें बताती है, और biological evolution of life and cosmogony. Chemical evolution of life. Formation of simple inorganic compounds. Atmosphere of primitive Earth had various elements like hydrogen, oxygen, carbon, sulfur, फास्फोरस, नाइट्रोजन. के एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारे सिंपल कंपाउंड जिस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर वगैरह, ये जब फ्री एटम जो है कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो ये अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन साइनाइड बना लेते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. These simple inorganic compounds formed in the atmosphere interacted and combined to produce simple organic compounds such as simple sugars, purines, pyrimidines, amino acids. कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एटमॉस्फेयर में बनते हैं, ये कम्बिनेशन से बनते हैं कि जब शुगर, प्योरिन्स, पायरिमिडीन्स, अमीनो एसिड्स इस तरह के कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं. द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन माइट बी सोलर रेडिएशन. अब केमिकल रिएक्शन का सोर्स या तो सोलर रेडिएशन हो सकती है, जिस तरह यूवी रेज, लाइटनिंग वगैरह रेडिएशन जो कि रेडियो एक्टिव स्टॉक से आ रही, या फिर अर्थ की हीट. द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स रीच द ओशन विद द रेन वाटर. ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ये रेन वाटर के ज़रिए ओशंस तक पहुंच जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. The simple organic molecules have undergone polymerization to form complex organic molecules like proteins, nucleic acid and amino acids in oceanic water. कहते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पॉलीमराइजेशन हुई तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, जिस तरह के प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह. फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स प्लेज अ की रोल इन द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. के जो इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना ये केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को ज़ाहिर करता है. ओशनिक वाटर रिच इन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. के जो ओशन का वाटर होता है, समुद्रों का पानी, वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिच होता है. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इनिशिएटेड फ्रॉम द ओशन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. के लाइफ जो थी वो कैसे इनिशिएट हुई कि ओशन में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनसे भी लाइफ जनरेट हुई. फॉर्मेशन ऑफ कॉकरवेट्स. द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ primordial soup in the ocean aggregated together through the colloidal system and bonded by water layer were called cockroaches. कॉकरवेट्स बेसिकली के ये वाटर लेयर का बनना या वाटर ड्रॉपलेट्स का कुछ अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह की मिक्सिंग से कॉकरवेट्स बनते हैं. दे कैन ग्रो बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. के ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं. दे हैव द पावर ऑफ सेल्फ ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग बाय बडिंग लाइक बैक्टीरिया. इनमें सेल्फ ग्रो करने की पावर होती है और ये डिवाइड होते रहते हैं बडिंग की तरह, जिस तरह के बैक्टीरिया में बडिंग होती है.
दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द कॉकरवेट्स एक्टेड एज एंजाइम एंड बिगिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कुछ प्रोटीन जो कि कॉकरवेट्स में प्रेजेंट होती हैं वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती हैं और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को शुरू करती हैं। Formation of primary living organism, coacervates presumably obtained energy by fermentation from the oceanic soup, के coacervates जो हैं ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ओशनिक सूप से फर्मेंटेशन के ज़रिए। दे वर एन एरोब्स, ये एन एरोब से दे डिपेंडेड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मालिक्यूल फॉर देयर न्यूट्रिशन, ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए जो पहले एग्जिस्ट करते थे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स उन पर डिपेंड करते थे। Origin of autotrophs, when supply of existing organic compounds was exhausted, some of the heterotrophs might have evolved into autotrophs, जब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी सप्लाई कम होना शुरू हो गई तो हेटरोट्रॉफ जो थे ये ऑटोट्रॉफ में बदल गए। These organisms were capable of synthesizing their own organic compound by chemiosynthesis, ये chemiosynthesis के प्रोसेस के ज़रिए अपना खुद का ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करते थे। They were therefore chemoautotrophs, और इन्हें chemoautotrophs कहा गया। They develop the chlorophyll through which the autotrophs can prepare their food, ये क्लोरोफिल बनाते थे जिसके ज़रिए ऑटोट्रॉफ जो थे अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते थे। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्टिंग टू अकोमुलेट इन द एटमॉस्फेयर, इन्होंने ये इस हाइपोथेसिस से ये बताया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एटमॉस्फेयर में अकोमुलेट होना शुरू हो गई। Cognogeny, with gradual increase in the number of heterotrophs as the consumed nutrients of the ocean, there become a declination in organic nutrients, कहते जब हेटरोट्रॉफ्स का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया ओशन में तो क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स थी उनकी कमी शुरू हो गई ओशन में। कॉग्नोजेनी बेसिकली ये डाइवर्सिफिकेशन होती है लाइफ फॉर्म्स की, जिस तरह मेटाजोन या प्रोटाजोन्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दे बिगेन टू सर्च अदर अल्टरनेटिव्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, इसीलिए उन्होंने अल्टरनेट शुरू कर दिए एक दूसरे के फूड ऑब्टेन करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी वाज ट्रैप्ड बाय लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो था सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता था लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट क्लोरोफिल के ज़रिए। इन दिस वे सेवरल अदर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, इस तरह से बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म थे इवॉल्व हुए जिनमें प्रोकैरियोटिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। नेक्स्ट ये रेफरेंसेस हैं वर्नाकुलर नेम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन बायोलॉजी अ वर्नाकुलर नेम और कॉमन नेम ऑफ अ टैक्सॉन और ऑर्गेनिज्म इज़ अ नेम दैट इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्मल लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद द साइंटिफिक नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म विच इज़ लैटिनाइज्ड। तो वर्नाकुलर नेम या फिर कॉमन नेम एक ऑर्गेनिज्म का या टैक्सॉन का ये वो नेम है जो एक ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल लैंग्वेज पर बेस करता है और इसे साइंटिफिक नेम के साथ कंट्रास्ट किया जाता है। तो वर्नाकुलर नेम जो हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर लोग इनका नेम रखते हैं। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के लोग उन्हें कोई चीज़ मिली तो उन्होंने उस लोकेलिटी की बेस पर उस चीज़ का नाम रख दिया। तो वर्नाकुलर नेम्स, टू टाइप्स ऑफ नेम्स हैव बीन गिवन टू द ऑर्गेनिज्म, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक। Vernacular or common names are given to the organism in a particular language and region of the world. वर्नाकुलर या कॉमन नेम्स ये वो नेम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी लैंग्वेज की बेस पर दिए जाते हैं, उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज या फिर जिस हिस्से में वो वर्ल्ड के रह रहे होते हैं उसकी बेस पर। Animals and plants are known by several different names. The scientific names for organisms are typically derived from the Latin, while the common or vernacular name is generally in the regional language. जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के लैटिन से डिराइव किए जाते हैं, जबकि जो कॉमन और वर्नाकुलर नेम हैं वो उनकी रीजनल लैंग्वेज की बेस पर डिराइव किए जाते हैं और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। The vernacular name of an animal or plant is the most widely known term, while the more colloquial nomenclature, sometimes called the farmer's name, for organism is less well known outside a specific. तो इन्हें फार्मर नेम के नाम से भी जाना जाता है
ये कुछ दूसरी जगहों पर इतने स्पेसिफिक नहीं होते, ये नहीं जाने जाते, इसीलिए ये जो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। वर्नाकुलर नेम बेसिस। अब वर्नाकुलर नेम की बेसिस जो है ये अपीयरेंस और बिहेवियर पर भी होती है। अ वर्नाकुलर नेम ऑफन इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्टिव टर्म आइदर रिलेटेड टू अपीयरेंस और बिहेवियर। तो ये एक ऑर्गेनिज्म वर्नाकुलर नेम जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है जो कि उसके अपीयरेंस और बिहेवियर से रिलेट करती है। द हॉलर मंकी और एलोटा कैरिया गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द एक्सट्रीमली लाउड क्राई इट एमिट्स। ये जो हॉलर मंकी है या एलोटा क्राया है ये अपना नेम किस वजह से लेता है, क्योंकि ये लाउड क्राई इमिट करता है। वाइल द क्लाउडेड लियोपार्ड रिसीव्स इट्स नेम फ्रॉम द क्लाउड लाइक स्पॉट्स ऑन इट्स ग्रे और ब्राउन हाइड। और जो क्लाउडेड लियोपार्ड है इसकी अपीयरेंस की बेस पर इसका नेम दिया गया है कि क्लाउडेड लियोपार्ड, क्योंकि इसकी हाइड जो है उस पर ब्राउन हाइड और ग्रे स्पॉट्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस is named for its ability to deliver shocks, and the walking stick insect Diaphormera femorata is named for both its behavior and appearance। कि इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस को इसकी ये इस एबिलिटी पर नाम दिया गया क्योंकि ये शॉक्स को डिलीवर करती है, और वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट को इसकी बिहेवियर और अपीयरेंस दोनों की बेस पर नेम दिया गया है। अब ये ब्राउन और ये हम देख सकते हैं कि ये इस पर जो स्पॉट्स बने हुए हैं इसके एनवायरनमेंट के मुताबिक तो उसके मुताबिक उसका नेम रख दिया गया। बेस्ड ऑन ऑनर एंड डिस्कवरर नेम, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव वर्नाकुलर नेम्स बेस्ड ऑन द पर्सन हु डिस्कवर डेवलप्ड और ब्रीड देम। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नेम इस बेस पर भी रखे गए कि जिस इंसान ने उसको डिस्कवर किया उसके नेम के बेस पर भी रख दिए गए, जिसने उसको डिस्कवर किया, डेवलप किया या फिर ब्रीड किया। दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज लाइक द एबॉट बीइंग अ ब्लू बॉनर डेवलप्ड बाय द कैरोल एबट। Organisms are sometimes named in honor of someone besides the discoverer or creator। अब ऑर्गेनिज्म को इस तरह से भी नेम दिया गया कि डिस्कवरर या क्रिएटर के कुछ जानने वाले हैं उनके नेम की बेस पर, उनके फ्रेंड्स की नेम की बेस पर भी रख दिया गया। गोफिन कोकाटो वाज नेम्ड बाय इट्स डिस्कवरर इन ऑनर ऑफ अ क्लोज फ्रेंड, के उसने अपने क्लोज फ्रेंड की निस्बत से जो गोफिन्स कोकाटो का नेम रखा। सेवरल रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर सेलिब्रिटीज लाइक कॉमेडियंस लॉरेल एंड हार्डे, रॉक म्यूजिशियन मिक जैगर एंड बिलियनियर बिल गेट्स। अब कुछ प्लांट्स या एनिमल्स के नेम उनके सेलिब्रिटीज़ के नाम पर भी रखे गए हैं और बिल गेट्स के नेम पर भी रखा गया। अब ये कुछ एनिमल्स के नेम हैं जिनमें कॉमन नेम है उनके और साइंटिफिक नेम है। लेक ट्राउट का सेल्विनाइनस नेमाकुश है। ब्रूक ट्राउट जो है इसका सेल्विनाइनस फोन्टिनेलिस है। सी लैम्प्री का पेट्रोमाइजोन मेराइनस। कोहो सैल्मोन का ओंकोरहाइनकस किस्चत। इस तरह बाकी सारे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। एक साइड पे उनके कॉमन नेम्स और एक साइड पे उनके साइंटिफिक नेम्स हैं। तो नेक्स्ट ये रेफरेंसेस हैं। टाइप स्पीशीज़ हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर अ टाइप स्पीशीज़ इज़ द स्पीशीज़ नेम with the name of a genus or subgenus is considered to be permanently taxonomically associated। कि एक टाइप स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसका नेम उसकी जीनस या सब जीनस से टैक्सोनॉमिकली एसोसिएट कर दिया जाता है परमानेंटली। अ सिमिलर कंसेप्ट इज़ यूज्ड फॉर सुप्राजेनिक एंड कॉल्ड टाइप जीनस। सुप्राजेनिक ग्रुप्स के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर स्पीशीज़ फ्रॉम विच द जीनस इज़ नेम, के पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती हैं उनके जीनस की बिना पर उनका नेम रख दिया जाता है। Use in zoology, the term type species is regulated in zoological nomenclature by Article 42.3 of the International Code of Zoological Nomenclature, which defines the type species as the name bearing type of the name of the genus or subgenus।
कि टाइप स्पीशीज़ जो है इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के एक आर्टिकल 42.3 के मुताबिक जो है रेगुलेट किया गया, जो कि डिफ़ाइन करता है कि एक स्पीशीज़ का नेम उसके जीनस या सब जीनस की बेस पर होता है। तो नॉमिनल स्पीशीज़ डैट इज़ द नेम बेरिंग टाइप ऑफ नॉमिनल जीनस और सब जीनस। लैंड स्नेल, इसमें एग्जांपल दी हुई है लैंड स्नेल की। द टाइप स्पीशीज़ फॉर द लैंड स्नेल जीनस मोनाका इज़ हेलिस कार्टूसियाना, द नेम अंडर विच द स्पीशीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। के लैंड स्नेल का जो जीनस है मोनाका, वो हेलिक्स कार्टूसियाना है और इसका नेम जो है पहली बार जो डिस्क्राइब किया गया उसके जीनस की बिना पर किया गया। द जीनस इज़ करंटली प्लेस्ड विद इन द फैमिली हाइग्रोमीडी, और इसका जीनस को फैमिली हाइग्रोमीडी में रखा गया। अब जो टाइप जीनस फॉर डैट फैमिली इज़ द जीनस हाइग्रोमिया, और टाइप जीनस उस फैमिली के लिए अब जो है जीनस हाइग्रोमिया है। रेटिकुलेट एवोल्यूशन। Introduction. Reticulate evolution or network evolution is the origination of a lineage through the partial merging of two ancestor lineages, leading to a relationship better described by a phylogenetic network than a बाइफर्केटिंग ट्री। रेटिकुलेट एवोल्यूशन या नेटवर्क एवोल्यूशन ये दो लीनिएज के मर्ज करने से एक नया लीनिएज बनना। दो एंसेस्टर लीनिएज के मर्ज करने से जब एक लीनिएज बनता है तो उसे हम रेटिकुलेट एवोल्यूशन कहते हैं। रेटिकुलेट पैटर्न्स कैन बी फाउंड इन द फाइलोजेनेटिक रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीनिएज। जो रेटिकुलेट पैटर्न्स हैं ये फाइलोजेनेटिक रिकन्स्ट्रक्शन में पाए जाते हैं। रेटिकुलेट प्रोसेसेस ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं सेम टाइम पर। रेटिकुलेट एवोल्यूशन इंडिकेट्स द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन टू एवोल्यूशनरी लीनिएजेस। जो रेटिकुलेट एवोल्यूशन है इसमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होती है दो एवोल्यूशनरी लीनिएजेस के दरमियान को एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। रेटिकुलेट अफेक्ट करती है एक स्पीशी के सर्वाइवल को, उसकी फिटनेस को और उसके स्पीसीएशन को या फिर स्पीशीज़ के रेट्स को। रेटिकुलेट एवोल्यूशन कैन हैपन बिटवीन लीनिएजेस सेपरेटेड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। रेटिकुलेट एवोल्यूशन जो है उन लीनिएजेस के दरमियान हो सकती है जिनको शॉर्ट टाइम के लिए सेपरेट किया गया हो। मिसाल के तौर पर थ्रू के जो हाइब्रिड स्पीशिएशन है एक स्पीशीज़ कम्प्लेक्स में। नेवरदलेस इट आल्सो टेक्स प्लेस ओवर लार्ज एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस एज exemplified by the presence of organelles of bacterial origin in eukaryotic cell। कहते हैं ये उन स्पीशीज़ में भी पाई जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी डिस्टेंस पाए जाते थे, जिस तरह के ऑर्गेनेलीज का मौजूद होना बैक्टीरियल ओरिजिन का या फिर एक यूकैरियोटिक सेल्स में। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ए और सी के मर्ज करने से जो नया लीनिएज बना है वो बी है। इस तरह दो स्पीशीज़ के अगर लीनिएज मर्ज करते हैं तो एक नया लीनिएज जो बनता है उसे हम रेटिकुलेट एवोल्यूशन कहते हैं। रेटिकुलेट एवोल्यूशन अकर एट वेरियस लेवल, काफ़ी सारे लेवल पर होती है। 3 लेवल हैं, क्रोमोसोमल लेवल, स्पीशीज़ लेवल और पॉपुलेशन लेवल। एट आ क्रोमोसोमल लेवल मेयोटिक रिकम्बिनेशन काजेज एवोल्यूशन टू बी रेटिकुलेट। कि क्रोमोसोमल लेवल पर जो मेयोटिक रिकम्बिनेशन होती है वो एक एवोल्यूशन की रेटिकुलेशन का बायस बनती है। एट अ स्पीशीज़ लेवल, स्पीशी लेवल पर जो रेटिकुलेशन है वो कैसे अराइज होती है। रेटिकुलेशन अराइजेज थ्रू हाइब्रिड स्पीशिएशन एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। हाइब्रिड स्पीशिएशन की बेस पर होती है या फिर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। एट अ पॉपुलेशन लेवल, और पॉपुलेशन लेवल पर क्या होता है कि सेक्सुअल रिकम्बिनेशन जो है वो रेटिकुलेशन का बायस बनते हैं। Symbiosis और is a close and long term biological interaction between two different biological organisms। Symbiosis जो है ये एक close और long term biological interaction है दो different biological organism के दरमियान। Often both of the organisms involved develop new feature upon the interaction with the other organism। बाज़ दोनों जो ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक नया फीचर क्रिएट करते हैं। दिस में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इस तरह से एक न्यू और डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। द अल्ट्रेशन इन जेनेटिक मटेरियल अपॉन सिम्बायोसिस कैन अकर बाय जर्म लाइन ट्रांसमिशन और लेटरल ट्रांसमिशन। कहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो या तो जर्म लाइन ट्रांसमिशन के ज़रिए हो रहा होता है या लेटरल ट्रांसमिशन।
देयरफॉर द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन ड्राइव एवोल्यूशन ऑफ वन और बोथ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो एक या दोनों ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन का बायस बनता है। सिम्बायोजेनेसिस या एंडोसिम्बायोजेनेसिस इज़ अ special form of symbiosis whereby an organism lives inside another different organism। symbiogenesis ये वो स्पेशल फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। symbiogenesis is thought to be very important in the origin and evolution of eukaryotes। सिम्बायोजेनेसिस को एक यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन और रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन theorized to have been originated from cell invaded bacteria living inside another cell के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुई एंडोसिम्बायोट थ्योरी के मुताबिक वो भी इसको डिस्क्राइब करती है। हाइब्रिडाइजेशन इन द न्यू डार्विनिज्म पैराडिग्म one of the assumed definition of a species is that of Myers, which defines species based upon sexual compatibility। न्यू डार्विनिज्म पैराडिग्म में मायर्स जो था वो ये कहता था कि जो स्पीशीज़ में रेटिकुलेट एवोल्यूशन होती है वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बेस पर होती है। Myers' definition therefore suggests that individuals that can produce fertile offspring must belong to the same species के जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और हाउएवर इन हाइब्रिडाइजेशन टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वाइल बीइंग डिस्टिंक्ट स्पीशीज़। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे अगरचे वो डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता हो। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू डिफरेंट स्पीशीज़ आर कंबाइंड यील्डिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन किया जाता है और एक जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट जो है रेफरेंस। थैंक यू सो मच।